आज हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता की शर्तों के बारे में चर्चा करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने के लिए 5 मापदंड निर्धारित किए गए थे। ये मापदंड जून 1961 में काहिरा में 21 राष्ट्रों की तैयारी बैठक में तय किए गए थे। बैठक में परस्पर विरोधी मत व्यक्त किए जाने के कारण मानदंडों के संबंध में काफ़ी समझौता करना पड़ा और अंततः इन मापदंडों के आधार पर बेलग्रेड सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेजने के बारे में निर्णय करने का काम उन देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंप दिया गया जिन्होंने कायरा में तैयारी बैठक में भाग लिया था। इन मापदंडों के अनुसार किसी भी गुटनिरपेक्ष देश के लिए स्वाधीन नीति का अनुसरण करना जरूरी। यदि वह इस प्रकार की नीति के पक्ष में अपना रवैया जाहिर कर सके तो उतना ही काफ़ी है। इससे निरंतर राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए आंदोलनों का समर्थन प्रदान करना चाहिए। इस हिसाब से मिस्र, इराक और सीरिया ने किसी समय सैनिक सहायता के सिलसिले में या तो सोवियत संघ से या अमेरिका के साथ समझौता किया था। साइप्रस, इथोपिया, लीबिया, माल्टा, मोरक्को और सऊदी अरब ने किसी समय अपनी भूमि पर पश्चिमी सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति दी थी। आज तक गुटनिरपेक्षता की कोई आधिकारिक भाषा नहीं दी गई है। फलस्वरूप हर शिखर सम्मेलन में नए सदस्यों को शामिल करने और कुछ पुराने सदस्यों के बने रहने पर ही हल्ला मचा रहता है। इस संबंध में डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक लिखते हैं, इस आंदोलन के सामने सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि उसके पास अपने नाम की परिभाषा नहीं है। एक रोचक तथ्य बहुत कम लोगों को ही मालूम है कि इस आंदोलन को चलते चलते 5 दशक बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई यह कहने की स्थिति में नहीं है कि गुटनिरपेक्षता की सर्वसम्मत परिभाषा यह है। गुटनिरपेक्षता की परिभाषा करते समय हम लोग या तो नेहरू के बयानों और भाषणों के कुछ सटीक टुकड़ों का उद्धृत कर देते हैं, या यही काम जब युगोस्लाव विद्वानों को करना होता है तो वे मार्शल टीटो की उक्तियों का सहारा लेते हैं। गुटनिरपेक्षता की परिभाषा को कुछ राष्ट्र गोलमाल क्यों रखना चाहते हैं? इसलिए कि इस आंदोलन में बिना किसी रुकावट के हर प्रकार के राष्ट्रों को सम्मिलित कर लिया जाए। इसमें वे राष्ट्र भी आ जाएं जिन्होंने अपनी अपनी ज़मीन पर महाशक्तियों को सैनिक अड्डे बनाने दिए हैं। वे राष्ट्र भी आ जाएं जो सैनिक गठबंधन के सदस्य रहे हैं। वे राष्ट्र भी आ जाएं जिन्होंने महाशक्तियों के साथ सैनिक समझौते कर रखे हैं। वे राष्ट्र भी आ जाएं जो शस्त्रों की अंधाधुंध दौड़ में निरत हैं, जिन्होंने अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता को गिरवी रख रखा है। दूसरे शब्दों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को परिभाषा विहीन बनाकर चरित्रहीन करने की व्यूह रचना बहुत हद तक सफल भी रही है। अब देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन देने वाले कारण। पहला है शीत युद्ध। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों में गंभीर मतभेद प्रकट हुए। दोनों पक्षों में तीव्र तनाव, वैमनस्य और मतभेदों की इतनी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई कि वे परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध कटु वाग्बाणों और आरोपों की वर्षा करने लगे। यह कहना उचित होगा कि बारूद के गोले व गोलियों से लड़े जाने वाले शस्त्र सैनिक संघर्ष के न होते हुए भी कागज़ के गोलों और अखबारों से लड़ा जाने वाला परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का तुमुल संग्राम छिड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस संग्राम को शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। शीत युद्ध के इस वातावरण में नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने किसी भी पक्ष का समर्थन न करके पृथक रहने का निर्णय किया। शीत युद्ध से पृथक रहने की नीति ही आगे चलकर गुटनिरपेक्षता के नाम से जानी जाती है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। नवोदित राष्ट्रों के गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने का दूसरा प्रमुख कारण एक भावात्मक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी। वह यह कि केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र न हो, बल्कि शक्तियों के प्रभुत्व या प्रभाव के अवशेषों से एकदम मुक्त प्रतीत भी हों। उन्होंने महसूस किया कि वे गुटनिरपेक्षता में अपनी आस्था की घोषणा करके जब भी किसी विशेष प्रश्न या स्थिति के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना पड़े या कार्रवाई करनी पड़ जाए तो वे नीति और कार्रवाई की स्वतंत्रता को व्यवहारिक रूप से और दृढ़तापूर्वक स्थापित करके ही अपनी स्वतंत्रता सबसे अच्छे तरह से प्रमाणित कर सकते हैं। तीसरा है सैनिक गुटों से पृथक रहना। सन 1945 के पश्चात ही संसार में 2 गुटों का उदय हो चुका था और सन 1945-50 की काल अवधि में एशिया अफ्रीका के अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए। ये सभी शोषित और गरीब देश थे और संभलने के लिए समय चाहते थे।
किसी भी गुट की राजनीति में मिल जाने पर ये ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते कि इन्हें समस्याएं सुलझाने का पूर्ण अवसर नहीं मिल पाता और ये सदैव के लिए ही दबकर रह जाते। नेक्स्ट है अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा। नवोदित राष्ट्रों को ऐसा लगा कि गुट निरपेक्षता उनके लिए विशेषतः दोनों गुटों के वैचारिक संघर्ष के संदर्भ में अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने का साधन थी। वे अपने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के पृथक स्वरूप को बनाए रखना चाहते थे और यह नहीं चाहते थे कि राष्ट्रों के किसी बड़े समूह में जहां किसी न किसी सर्वोच्च शक्ति का बोलबाला हो, उनकी अपनी कोई पहचान ही न रह जाए। उन्होंने अनुभव किया कि वे दूसरे राष्ट्रों की छाया मात्र नहीं बन सकते, चाहे वे राष्ट्र कितने ही उन्नत क्यों ना हो। राष्ट्रपति शुक्र ने कहा था कि न तो हम छाया राष्ट्र हैं, न पाठ्य पुस्तकीय विचारक हैं। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हमारा स्वर किसी और स्वर की प्रतिध्वनि नहीं करता है, यह उन लोगों की असली आवाज़ है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी ओर से हम बोलते हैं। नवोदित राष्ट्रों का विश्वास था कि राष्ट्रों के बड़े समूह में अपने राष्ट्र स्वरूप को लुप्त होने देना अब भी न तो उनके लिए वांछनीय था और न ही व्यवहारिक। हालांकि वे यह भी मानते थे कि सभी राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर हैं और विश्व की वर्तमान व्यवस्था में सुधार होना आवश्यक है। स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। नवोदित एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपने को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के फलस्वरूप आज ये किसी बड़ी शक्ति के उपग्रह मात्र की स्थिति में नहीं है और न ही दूसरे के संकेतों पर नाचने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट है आर्थिक कारक। गुटनिरपेक्षता का एक अन्य आधार आर्थिक है। प्राय सभी गुटनिरपेक्ष देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और अब भी हैं, और रहन सहन का स्तर नीचा है। अतः उनकी विदेश नीति का एक प्रमुख ध्येय संभवतः त्वरित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, परंतु इसके लिए न तो इनके पास पूंजी थी न तकनीकी कौशल था। अतः उन्होंने अपनी वैदेशिक अर्थनीतियों को ऐसा मोड़ दिया कि उन्हें जो चीज़ें कोई शर्त रखे बगैर जहाँ से मिल सकती हो मिल जाए, क्योंकि उन्हें इसकी सख्त ज़रूरत थी। यहाँ भी उन्हें किसी भी गुट में सम्मिलित न होने का मार्ग सबसे अच्छा लगा। उन्हें साफ लगा कि अगर वे किसी एक गुट में शामिल हो गए तो उन्हें एक से अधिक स्रोतों से सहायता मांगने की अपेक्षित स्वतंत्रता से वंचित होना पड़ेगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, समन्वय ब्यूरो व शिखर सम्मेलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए किन्हीं स्थायी संस्थाओं की स्थापना नहीं की गई। फिर भी गुटनिरपेक्ष देशों में समन्वय स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त कार्रवाई करने के लिए तथा आंदोलन की प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर व समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए दो प्रकार की संस्थाओं को जन्म दिया गया। एक है समन्वय ब्यूरो और दूसरा सम्मेलन। सम्मेलन भी दो प्रकार का है। पहला गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और शिखर सम्मेलन। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तीन संस्थाओं का विकास हुआ। पहला समन्वय ब्यूरो, दूसरा विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और तीसरा शिखर सम्मेलन। पहला समन्वय ब्यूरो। गुटनिरपेक्ष देशों में निरंतर विचार विमर्श करने और कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए यह एक उपयोगी व सक्रिय केंद्र है। इसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कार्यकारी भुजा कहा जाता है। इसका स्वरूप एक तैयार समिति की भांति है जो गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के मसौदे तैयार करती है। दूसरा मंत्री स्तरीय विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। सम्मेलन जहां गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन की कार्यसूची तैयार करता है, वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक देशों के आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श व निर्णय भी लेता है। सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी विचार विमर्श करता है तथा गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का भी प्रयास करता है। इस प्रकार के सम्मेलन समय समय पर होते रहते हैं, जैसे कार्टगेना में 1998 तक आयोजित मंत्री स्तरीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समन्वय ब्यूरो की बैठक डरबन में होने वाले 12वें शिखर सम्मेलन की तैयारी में की गई। विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की असाधारण बैठक भी बुलाई जा सकती है। उदाहरण के लिए नामीबिया के प्रश्न पर
इस प्रकार की एक असाधारण बैठक नई दिल्ली में 19 से 21 अप्रैल 1985 तक बुलाई गई। तीसरा है शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सबसे बड़ा अधिवेशन है। यह सम्मेलन प्रति 3 वर्ष बाद होता है। इसमें गुटनिरपेक्ष देशों के मुखिया या शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन में प्राय 4 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं: पूर्ण सदस्य, पर्यवेक्षक सदस्य, पर्यवेक्षक, गैर राज्य सदस्य और अतिथि। शिखर सम्मेलन में निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं। गुटनिरपेक्षता की बढ़ती हुई लोकप्रियता का प्रमाण हमें गुटनिरपेक्ष देशों के विशिष्ट शिखर सम्मेलनों में मिलता है। गुटनिरपेक्ष देश प्रति 3 वर्ष बाद शिखर सम्मेलन का आयोजित करते हैं। इसमें 4 प्रमुख लाभ होते हैं। पहला, गुटनिरपेक्षता की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर गुटनिरपेक्ष देशों के दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं। तीसरा, गुटनिरपेक्ष देशों के पारस्परिक राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सहयोग की वृद्धि होती है। और चौथा है, विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर गुटनिरपेक्ष देशों की आवाज़ को बल मिलता है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने अपने शिखर सम्मेलन द्वारा विश्व राजनीति की विभिन्न समस्याओं पर गंभीर रूप से विचार विमर्श किया तथा उनके समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गहरे ढंग से प्रभावित किया। अब तक गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के 17 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। पहला शिखर सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में तथा 17वां शिखर सम्मेलन 2016 को मार्गरेटा वेनेजुएला में संपन्न हुआ। थैंक यू।